बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आज 3 मौज़ूआत हैं। एक तो इमरान खान ने एक और नकाब उतार दिया है और एटमी प्रोग्राम हकीकत में ख़तरात की ज़द में आ गया है। दूसरा, किंग्स पार्टी बनने की कोशिशें ओपन हो गई हैं। और तीसरा, वक्त कम है, मुनाफा ज़्यादा कमाना है, इसलिए बेच दे जो कुछ बेच सकते हो। तो ये 3 मौज़ूआत हैं, लेकिन पहले इब्तिदा में मैं किंग्स पार्टी का ज़िक्र करूँगा। और मैंने अपने कई व्लॉग्स में ये बात आपसे अर्ज़ की थी कि अगले इलेक्शन की तैयारियों के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून को एक हद तक रखने के लिए किंग्स पार्टी बन रही है, जिसमें पीपल्स पार्टी होगी, काफ लीग होगी, जहांगीर तरीन का ग्रुप होगा, पीटीआई के एक कुछ अरकान का ग्रुप होगा, और ये चारों पार्टियां मिलकर या तो एक अलायंस बनाएंगी या फिर एक पार्टी बनाएगी। ज़्यादा इम्कान ये है कि अलायंस बनाएगी। तो उसके सिलसिले में पेशरफ्त हुई है और परवेज़ इलाही आज खुद चलकर जरदारी हाउस पहुंचा और जरदारी ने उसको वेलकम किया। और ये भी तारीख की एक सितम ज़रीफ़ी है कि ऊपर से जो आर्डर आते हैं उन पर अमल करना ही पड़ता है। ये वही परवेज़ इलाही है जिसे बेनज़ीर साहबा ने अपने मुमकिन कातलों की फहरिस्त में रखा था, सर फहरिस्त रखा था मुशर्रफ के बाद, कि अगर मैं कत्ल हुई और मुझे कत्ल करने का प्लान बन चुका है, उसमें परवेज़ मुशर्रफ शरीक है, परवेज़ इलाही शरीक है और एक एजाज शाह, इन 3-4 के नाम लिए थे बेनज़ीर साहबा ने। और जरदारी साहब को भी पता है कि अगर तहकीकात की जाएँ तो ये तीनों अफराद मुलव्वस साबित हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल ऊपर से आर्डर है किंग्स पार्टी बनाने का, तो ये बन रही है। और जरदारी ने उस आदमी का इस्तकबाल किया जिसे इमरान खान पंजाब का सबसे बड़ा डकैत कहता है और जिसे बेनज़ीर साहबा ने अपना कातिल करार दिया था। और नाज़रीन, इसमें यह है कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है बिल्कुल पूरी तरह इन टच है जरदारी के साथ। और अभी जो बात हतमी नहीं हुई, या अगर हतमी फाइनल हो गई है तो उसकी इतला नहीं मिली, वो ये है कि जहांगीर तरीन अपना अलग ग्रुप बनाएगा या तहरीक इंसाफ की क़यादत उसे दी जाएगी। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ के कायद हुए तो तहरीक इंसाफ को चिताया कैसे जाएगा, क्योंकि एक पॉपुलर फेस तो होना ज़रूरी है। तो अर्ज़ ये है कि इमरान खान भी उतना पॉपुलर फेस तो नहीं था। जहांगीर तरीन से तो बहरहाल वो था पॉपुलर, लेकिन इतना पॉपुलर कि वो 100 सीटें ले जाए, 110 सीटें ले जाए, इतना तो नहीं था। और इलेक्शन जिताने के लिए अब तो ये तय हो गया कि पॉपुलर वोट की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि कुछ बंदोबस्त करना ज़रूरी है। पोलिंग स्टेशनों में कुछ लोग आ जाएंगे और वो दूसरी पार्टियों के एजेंटों को बाहर निकाल देंगे और बाद में अपनी गिनती जारी कर देंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में साल 3-3 साल 4-4 साल केस चलते रहेंगे, उसके बाद खारिज कर दिए जाएंगे। अब तो मसला सिंपल हो गया, अगरचे हालात ऐसे हैं कि इन पर अमल दरामद करना अब पहले जैसा आसान नहीं रहा, लेकिन टेक्निकली तो ये फार्मूला आसान है। तो ये किंग्स पार्टी जो है ये बन रही है। कोशिश यही है कि अब तो प्रायोरिटी इसी बात को है, प्रायोरिटी अफगानिस्तान से उमड़ने वाले तूफ़ान को नहीं है, प्रायोरिटी इंडिया की अज़ाइम को नहीं है। प्रायोरिटी जो है वो यही है कि नवाज शरीफ का रास्ता रोकना है। नाज़रीन, इमरान खान जो पर्दा उतारा उस पर बहुत बहस आप सुन चुके होंगे, टीवी चैनल्स पर भी हुई है और सोशल मीडिया पर भी हुई है। ये वही बात है जो मैंने आज से 6 महीने पहले पहली मरतबा जब मैंने अपना व्लॉग शुरू किया था, तो इब्तदाई प्रोग्रामों में मैंने इस बात की तरफ जिक्र किया था। और उसके बाद मैंने कई मरतबा और भी जिक्र किया कि इमरान खान को जिस एजेंडे के तहत लाया गया है उसमें एक तो सर फहरिस्त तो कश्मीर भारत को देना है, वो दिया जा चुका। और दूसरा, एटमी प्रोग्राम को ख़त्म करना, रोल बैक करना। तीसरा, सी पैक ख़त्म करना। चौथा, ख़त्म नबूवत और तौहीन रिसालत की शिकें ख़त्म करना। और पाँचवा जो है वो एक ख़ास गैर मुस्लिम फ़िरके को पाकिस्तान पर गालिब और बालादस्त करना। तो आपके सामने इनमें से कोई भी बात गलत साबित नहीं हुई और कश्मीर दिया जा चुका, सी पैक लिपेटा जा चुका और इस हद तक लिपेटा जा चुका कि चीन जो है वो पहली मरतबा बुरी तरह परेशान है कि वो क्या करे, क्योंकि वो पाकिस्तान से क़त्अ ताल्लुक़ भी नहीं कर सकता। उसकी बहुत बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में फंसी हुई है, लेकिन अमलन सी पैक जो है वो डेड बन चुका है, डेड हाउस में फ्रीज़ हो चुका है। तीसरा, ख़त्म नबूवत की बात जो है उस पर अवामी रद्द-ए-अमल जो है उसका गोशवारा इनके पास है, इसलिए अभी हाथ नहीं लगा रहे। इसी तरह तौहीन रिसालत के मसले को भी हाथ नहीं लगा रहे। लेकिन अब एटमी प्रोग्राम के बारे में इमरान खान ने अपने इरादों और नीयत का वाज़ेह अल्फाज में इशारा दे दिया है। और ये इशारा उस मुलाकात की रोशनी में दिया गया है जो 2 साल पहले इसने सदर ट्रंप के साथ वाइट हाउस में की थी और जिसमें ये सब कुछ तय करके आया था। इसके अल्फाज पर गौर करें। इसने कहा कि अगर मसला कश्मीर हल हो जाए तो फिर हमें एटमी
دفاع کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس میں دو باتیں، ایک بات نہیں ہے، اس میں دو باتیں عام طور پر لوگوں نے جو تبصرہ کیا ہے اس میں ایک بات پر تبصرہ کیا ہے، حقیقت میں یہ دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس نے عمران خان نے یہ نہیں کہا، یعنی بھارت کے ساتھ مشروط نہیں کیا، وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو بھارت اور پاکستان مل کر اپنے ایٹمی پروگرام کو ختم کر سکتے ہیں، یہ ذرا ڈیفرنٹ بات ہوتی۔ اس نے صرف پاکستان کے حوالے سے بات کی ہے اور یہی اس کا ایجنڈا ہے، اسی لیے اسے لایا گیا تھا۔ اور دوسری بات اس میں اہم ہے کہ وہ جو ذہن سازی ہوتی ہے نا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے، تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو چکا، اب آہستہ آہستہ یہ ذہن سازی کی جائے گی، لوگوں کو تیار کیا جائے گا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اور اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھا 1.5 ارب آبادی کے لیے، 1.5 ارب آبادی کے مستقبل کے لیے، خوشحالی کے لیے، امن کے لیے، کب تک جنگیں لڑتے رہیں گے، کب تک تنازعات میں الجھتے رہیں گے۔ تو پھر اس کی وکالت کرنے کے لیے ٹی وی پر ریٹائرڈ بزرگوں والوں کی جو اندر سبھا ہے وہ بیٹھا کرے گی اور عوام کی ذہن سازی کرے گی۔ اور میں نے اندر سبھا جان بوجھ کر لفظ استعمال کیا ہے کہ کیونکہ ان ریٹائرڈ بزرگوں والوں میں سے آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، وہ اپنی جگہ راجہ اندر ہے، اربوں خربوں روپے کی جائیدادیں ہیں ان کی، 15 ہزار ایکڑ زمینیں ہیں، فارم ہاؤس ہیں، بنگلے ہیں، پلازے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ جائیدادیں۔ خیر ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے، ظاہر ہے انہوں نے تنخواہ سے اپنی حق حلال کی کمائی سے یہ پیسے جوڑ کر یہ جائیدادیں اکٹھی کی ہیں، تو حق حلال کی کمائی پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ جس طرح کی ذہن سازی کر رہے ہیں وہ قابل اعتراض ہے، اگرچہ اس پر زیادہ اعتراض اس لیے نہیں ہے کہ وہ یہ کوششیں فیوٹائل ہیں، بیکار جا رہی ہے، ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، بلکہ الٹا ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں۔ تو ناظرین، ذہن سازی کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ چند روز سے بلکہ 1.5-2 ہفتے سے اس اندر سبھا نے، ان ریٹائرڈ بزرگوں والوں نے عمران خان کی امیج بلڈنگ پھر سے شروع کی ہے کہ عمران خان ڈٹ گیا ہے، اس نے امریکہ کو صاف جواب دے دیا ہے، امریکہ کو اس سے پہلے کسی نے آج تک نہ نہیں کی، اور اس طرح کی امیج بلڈنگ ظاہر ہے یہ سارا جھوٹ ہے۔ الف سے لے کر یہ تک تو مجھے اس سے ایک ضیاء الحق دور کا واقعہ یاد آ گیا، اس وقت بھی ضیاء الحق کی انہی ریٹائرڈ بزرگ والوں کی نسلوں نے، اور وہ دانشور جو خود کو اسلامسٹ کہتے ہیں، میں بھی اسلامسٹ ہوں لیکن میں ان دانشوروں میں شامل نہیں ہوں جو ایمان کا سودا کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ان اسلامسٹ دانشوروں نے، ریٹائرڈ بزرگ والوں نے، اس وقت صرف پی ٹی وی ہوتا تھا یا اخبار ہوتے تھے، تو یہ ضیاء الحق کی امیج بلڈنگ کی تھی کہ دیکھو جی ضیاء الحق نے راجیو گاندھی کو کان میں ایسی بات کہی کہ راجیو گاندھی کا، وہ جو پنجابی میں محاورہ ہے کہ راجیو گاندھی کا ترا نکل گیا، اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں اور وہ ساری رات سو نہیں سکا، پورے بھارت پر سناٹا طاری ہو گیا اور بھارت کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ آنکھ اٹھا کر پاکستان کی طرف دیکھ سکے۔ یہ سارے کا سارا الف سے لے کر یہ تک جھوٹ تھا۔ سچ کیا تھا؟ سچ یہ تھا کہ بھارت نے سیاچین گلیشیئر ہڑپ کر لیا اور ضیاء الحق نے چوں تک نہیں کی، ایک لفظ تک نہیں کہا، یعنی یہ بھارت کو احتجاج تک نہیں کر سکا، بھارت کے رویے کی مذمت میں ایک لفظ تک نہیں کہہ سکا۔ یہ وہ ضیاء الحق جس کی یہ امیج بلڈنگ کی جاتی رہی تھی۔ وہ تو جب پھر بے نظیر شہید نے کچھ شغل مچایا کہ یہ سیاچین گلیشیئر دے دیا بھارت کو، تو بے نظیر کے بیان سے پاکستان کو پتہ چلا کہ بھارت کے ساتھ ضیاء الحق نے مل کر یہ واردات کر دی ہے اور پاکستانی علاقہ بھارت کو دے دیا ہے۔ تو پھر اس پر ضیاء الحق نے جواب دیا کہ سیاچین پر تو گھاس بھی نہیں اگتی۔ اور ناظرین معافی چاہتا ہوں، ایک چھوٹی سی بات میں اور کر دوں کہ سیاچین گلیشیئر کا کچھ علاقہ اب بھی پاکستان کے پاس ہے، اور سیاچین گلیشیئر سے ملحق بالکل اس کے ساتھ اٹیچ ایک علاقہ تھا جس کو ایوب خان نے چین کو تحفے میں دے دیا تھا۔ تو یہ دنیا میں پہلا واقعہ تھا، کسی ملک نے باہمی دوستی کی خاطر، اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی نہ اس کے بعد ملتی ہے کہ کسی ملک نے دوسرے ملک سے دوستی کی خاطر اپنی سرزمین اس کے حوالے کر دی ہو، لیکن یہ ایوب خان نے کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت نے ضیاء الحق کے زمانے میں بڑی آسانی سے سیاچین گلیشیئر پاکستان سے لے لیا۔ اگر وہ علاقہ جو ایوب خان نے چین کو دیا تھا، جو اسے نہیں دینا چاہیے تھا، وہ علاقہ پاکستان کے پاس ہوتا تو وہاں پاکستان کی فوج انڈیا کی فوج کا مقابلہ کرتی اور سیاچین گلیشیئر لینے سے روک دیتی۔ اس لیے کہ جب چین کو ایک علاقہ آپ نے دے دیا تو جو سیاچین گلیشیئر تھا یہ بلندی پر تھا، پاکستانی فوج وہاں پر موجود نہیں تھی اور انڈیا نے قبضہ کر لیا۔ اگر وہ علاقہ جو چین کو دیا گیا پاکستان کے پاس ہوتا تو پاکستان کی فوج اس اونچے علاقے میں یا ہموار علاقے میں جو اس کی سیاچین گلیشیئر کے بالکل برابر کی سطح پر تھا اس پر موجود ہوتی، اور اگر وہ موجود ہوتی تو بھارت کو کبھی وہ سیاچین گلیشیئر نہ لینے دیتی۔ پاکستانی فوج نیچے تھی، بھارت نے دھوکہ کیا،
लेकिन मसला भारत के धोखे का नहीं है। मसला ये है कि ज़िया-उल हक ने क्यों तक नहीं की। ये वो ज़िया-उल हक जिसकी इमेज बिल्डिंग की जाती रही। तो पाकिस्तान में हमेशा उसकी इमेज बिल्डिंग की जाती है जो पाकिस्तान के मफादात का सौदा करता है, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाता है। पहले अयूब खान की इमेज बिल्डिंग की गई, अब ये इमरान खान साहब की जा रही है। और आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं कि अयूब खान, याह्या खान, ज़िया-उल हक और परवेज़ मुशर्रफ, इन चारों का इतर निकाला जाए तो वो इमरान खान बनता है। ये इतने मजमूआ है जिसने कल एटमी प्रोग्राम के बारे में ये बयान दे दिया। अब ये वजाहतें कर रहे हैं कि जनाब उसमें से कुछ एडिट किया गया। सियाको-सबक क्या होता है? इन्होंने ओसामा बिन लादेन को शहीद कहा, कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ये अलग बहस है। लेकिन जब शाह महमूद कुरैशी से पूछा गया कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है, ये कल परसों का इंटरव्यू है, तो उसने कहा जी सियाको-सबक से हटकर ये इंटरव्यू पेश किया गया। वाज़ेह अल्फाज है, वाज़ेह बात है, इसमें सियाको-सबक कहाँ से आ गए। नाज़रीन, तीसरा मौजू है कि ये पाकिस्तान के असासे गिरवी रख रहे हैं। 3 मोटरवेज़, 3 एयरपोर्ट और एक इस्लामाबाद का एक्सप्रेस वे। मोटरवेज़ में इस्लामाबाद से लाहौर वाला, और फिर इस्लामाबाद से चकवाल वाला, और एयरपोर्ट लाहौर, कराची और मुल्तान के, ये गिरवी रखने की मंजूरी काबीना ने दे दी है। इससे ज़्यादा शर्मनाक और दर्दनाक कार्रवाई पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई, और समझ में नहीं आ रहा कि ये गिरवी रख कर जो पैसा कमाएंगे इसका क्या करेंगे। क्योंकि आज मैंने कल की बात है, कल के अखबार में जंग में मैंने एक ऐसे सहाफ़ी की डायरी पढ़ी जो इमरान खान के हक़ में लिखता रहा है। तो उसने लिखा कि यौमिया 18 अरब रुपए का कर्जा इमरान खान ले रहा है, और किसी को पता नहीं, वफाकी वज़ीरों समेत, इक़्तिसादी माहिरीन समेत, किसी को पता नहीं चल रहा कि ये 18 अरब रुपए रोज़ का कहाँ जा रहा है, ये किस खाते में गलत हो रहा है। और ये तो 18 अरब का कर्जा था जो रोज़ाना लिया जा रहा है। अब ये जो गिरवी रख कर रकम ली जाएगी, ये कहाँ जाएगी, ये कहाँ पर खर्च होगी, किसी को पता नहीं। क्योंकि इमरान खान की हुकूमत ने, आपको इल्म है कि चंद एक लंगर खाने खोलने के अलावा किसी जगह की एक ईंट भी नहीं लगाई। तो पता नहीं, खुदा जाने, अल्लाह जानता है कि कौन वो होगा जो इस मामले की तहकीकात कराएगा कि इन्होंने जो खरब रुपए का जो कर्जा लिया है, जो नवाज शरीफ और जरदारी दौर के मजमूई कर्जों से भी ज़्यादा है, तो वो रकम इन्होंने कहाँ की है, कहाँ खर्च की है, कहाँ बर्बाद की है, कहाँ लूटी है, किसकी जेबें भरी हैं। ये एक बहुत बड़ा राज है जो वक्त आने पर तो खुलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल तो हमें कोई नज़र नहीं आ रहा इस पर कोई इदारा नोटिस ले या कार्रवाई करे, या अज़ खुद नोटिस ले, या इस पर मुदाखलत करे या एक्शन ले। कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो आखिर में मैं मुल्क की सूरत हाल के बारे में एक फ़िक्रा कि आलमी बैंक ने जो रिपोर्ट जारी की है वो ये है कि पाकिस्तान में इमरान खान के आने के 2 बरस बाद, 2 बरसों में, ये अब तो तीसरा बरस चल रहा है ना, 2 बरसों में 2 करोड़ आदमी गुर्बत की लकीर से नीचे लुढ़क गए। और यानी इसका मतलब ये है कि 2 करोड़ आदमियों से इमरान खान ने रोटी छीन ली, और अभी तीसरे साल का हिसाब नहीं है। मेरा ख्याल है अगर ये हिसाब ये आएगा तो 3-3.5 करोड़ की आबादी हो जाएगी जिससे इमरान खान ने रोटी छीन ली। और एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मई में ये जो पिछला महीना गुजरा है इसमें तजारती खसारा 149% बढ़ा है। 149% बरामदात में 25-26% इजाफा कमी हुई है, और दरामदात में लगभग इतना ही इजाफा हुआ है। गोया कि इसमें गंदम की दरामद भी अब शामिल की जाए तो ये और बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वज़ीर ख़ज़ाना फरमा रहे थे कि पाकिस्तान में न चीनी है, न आटा है, न फलां है, न फलां है। तो इन्होंने 2.5 साल में ज़राअत के साथ जो किया है तो उसका नतीजा यही निकलना था। और मुबस्सिरीन ने लिखा है, कल ही मैंने पढ़ा कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत सख्त होगा। यानी ये जो 2.5 साल सख्त वक्त गुजरे हैं, ये आने वाले वक्त मुकाबले में नरम महसूस होंगे। अल्लाह हमारी हालत पर रहम फरमाए। खुदा हाफिज़।